2019 में आफताब की मुलाकात श्रद्धा से पहली बार होती और बम्बल ऐप के जरिए तब श्रद्धा कॉल सेंटर में काम कर रही थी और आफताब कहीं और काम कर रहा। दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद दोस्ती होती है, फिर दोनों मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन दोनों के घर वालों को पता चलता है और दोनों ही फैमिली नाराज हो जाती है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन बीच में आ रहा था। तो दोनों ने तय किया कि वो अलग रहेंगे और नया गांव में इन्होंने किराए का घर लिया और वहीं रहने लगे। लेकिन साथ रहने के बाद अब धीरे धीरे इन दोनों में लड़ाई शुरू होने लगी और लड़ाई की वजह थी आफताब दूसरी लड़कियों से भी बात करता था और श्रद्धा उसे टोकती थी और वो उसे पसंद नहीं था। इस दौरान में आफताब ने बकायदा ग्रेजुएशन भी किया तो ताज पैलेस होटल में इसने करीब जून 2017 से लेकर नवंबर 2017 तक वहां पे उसने इंटर्नशिप की और उसमें 2 वीक इसने बुचर का काम किया, कसाई का, एक तरह से वहां ट्रेनिंग का पार्ट। उसके बाद दोनों अब साथ रहने लगे। फिर झगड़ा होने लगा। झगड़े के बाद उसने हाथ भी उठाया, मारपीट हुई, ये चीजें चलती रही। फिर आखिर में ये झगड़ा ये कई बार इतना बढ़ा कि इन दोनों ने तय किया कि अपने रिश्ते को एक तरीके से शुरुआत देने के लिए मुंबई से बाहर चलते हैं। और इसी के बाद ये दोनों मुंबई से पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल इसका दौरा करने के लिए, मतलब यहाँ घूमने के लिए करते हैं। और उसी प्लान के तहत 29 मार्च 2022 को आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से रवाना होते हैं और सबसे पहले ये पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये जाते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद जाते हैं देहरादून, फिर मनाली और फिर वहां से ये निकलते हैं और चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से होते हुए ये पार्वती वैली पहुंचते ही हिमाचल में पार्वती वैली में इनकी मुलाकात बद्री से होती है। बद्री से बातचीत होती है। बद्री छतरपुर पहाड़ी इलाके महरौली का रहने वाला, दोनों में दोस्ती हो जाती है, बल्कि तीनों में। और फिर बद्री लौटा था और लौटते वक्त कहता है कि तुम लोग दिल्ली आओ तो मेरे पास जरूर आना। और आखिर करीब 1.25 महीने तक पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल घूमने के बाद 1.25 महीने तक 5 मई 2022 आफताब श्रद्धा दिल्ली पहुंचे। आने के बाद बद्री को कॉल करते हैं। इसके बाद ये बद्री के पास जाते हैं। छतरपुर पहाड़ी में बद्री का अपना घर था और ये दोनों बद्री के घर में ही ठहरते हैं करीब अगले 10 दिन तक। लेकिन वहां जाने के बाद भी दोनों में अक्सर झगड़ा हो रहा था। इधर स्ट्रिप के चक्कर में पैसा खत्म हो गए थे। अब ये लोगों की पूरी जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे चल रही थी। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे, आफताब के पास भी, श्रद्धा के पास भी। तो इन दोनों का झगड़ा होता है। इनके झगड़े से बद्री भी परेशान हो गया। 10 दिन के बाद उसने आफताब और श्रद्धा से कहा कि तुम दोनों हमारा घर छोड़ दो। तब फिर ये प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ते हैं और वहीं छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक घर किराए का मिल जाता है और दोनों वहां शिफ्ट हो जाते। ये बात है 14 मई की। दोनों के पास सिर्फ 2 बैग थे जो ये मुंबई से लेकर चले थे। अब अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गए। इस दौरान मैं श्रद्धा ने कहा कि देखो, हमारे जो मुंबई में किराए के घर पे हम जा रहे थे वह हमारा सारा सामान है, घरेलू इस्तेमाल का, तो वो सारी चीजें यहाँ ले आ। तो बकायदा आफताब के पास टिकट भी थी कि वो वसई, मुंबई जाएगा और सारा सामान लेकर यहाँ आएगा ताकि यहाँ उसका इस्तेमाल करें। टिकट बुक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। झगड़ा होता है, फिर दोनों एक साथ हो जाते। तभी 17 मई को श्रद्धा ने अचानक कहा कि वो गुरुग्राम जाना। उसे साहिल नाम का एक लड़का था, वो उसका दोस्त था, वो भी मोबाइल ऐप से बना था। तो वहां जाती है और फिर अगले दिन लौटती है। 18 मई की दोपहर 1:50 पर इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि तुम कल क्यों नहीं लौटी, रात को क्यों नहीं आई। फिर झगड़े के बाद फिर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर करीब 2 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया जाता है। इसके बाद शाम हो जाती, शाम करीब 6 से 6:05 का वक्त। अब श्रद्धा आफताब से कहती है कि तुम्हारी टिकट बुक है तो मुंबई जाओ और वसई के किराए के घर से अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ। इस पे फिर वो आनाकानी करता, तबीयत ठीक नहीं है। इस पे वो फिर लड़ती है और दोनों में झगड़ा इस बात पर होता, पैसे नहीं है, घर के इस्तेमाल के लिए सामान नहीं है।
कपड़े नहीं हैं, 2 बैग है तो कैसे जिंदगी चलेगी। तो इस झगड़े के दौरान में दोनों तैश में आ जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और उसी झगड़े के दौरान इधर दोपहर को श्रद्धा एक दिन बाद लौटी थी। आफताब वैसे भी गुस्से में था, तो इस झगड़े के दौरान अचानक फिर वो श्रद्धा को पटक देता है फर्श पर और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और गला दबाते दबाते आखिरकार श्रद्धा को मार डालता है। अब श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद वो तसल्ली से घर में ही बैठा रहता है। श्रद्धा की मौत के बाद अब वो उसी 18 मई की रात को फिर जोमेटो का ऑर्डर करता है, लेकिन इस बार एक आदमी का खाना आता है और इस बार उसने जो मंगाया था वो चिकन रोल मंगाया रात को एक आदमी का। तो इसका मतलब है कि रात को एक आदमी का जबकि श्रद्धा घर पर थी, दोपहर को 2 आदमी का, यानी कि दोपहर को श्रद्धा जिंदा थी और रात को जब उसने खाने का ऑर्डर दिया तो श्रद्धा इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने खुद के लिए खाना मंगाया। अब कत्ल करने के बाद फिर उसने लाश को ले जाकर बाथरूम में रख दिया। बाथरूम में रखने के बाद अब सोचने लगा कि करना क्या है। पहला जो उसका ख्याल आया था, प्लान था, वो ये था कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े करेगा, एक बड़ा सा बैग खरीदेगा, उस बैग के अंदर सारे ट्रकों को रखेगा और ले जाकर किसी वीरान इलाके में जंगल में वो फेंक देगा। उसका आइडिया था। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब इसके बाद उसने रात को पहले दिन यानी कि 18 मई की रात को उसने एक आरही और 3 ब्लेड खरीद कर लाया और 19 मई की रात पहली बार उसने बाथरूम के अंदर कुछ पॉलीथीन लेकर आया था, वो सफेद माइट जिसमें अमूमन हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। इसके बाद यह सारी चीजें लेकर आया और पहले दिन 18 मई की रात को उसने श्रद्धा की दोनों हाथों की कलाइयों को काटा, कलाई को काटकर उसको एक पॉलीथीन में रखा और पॉलीथीन बाथरूम में ही रखा और फिर उसके बाद लगा कि इससे अब लाश के टुकड़े और होंगे नहीं। उसके बाद वो उस रात सो गया, बेफिक्र जैसे कुछ हुआ नहीं है। अब 19 मई की तारीख आ गई। अगले दिन फिर छत्तरपुर सुबह उठता है और निकलता है, बाहर जाता है और वहां पर एक पॉलीथीन के बैग खरीदता है, एक चाकू खरीदता है, एक चॉपर खरीदता है और फिर वापस आ रहा था। तभी वो बैग में चाकू जो नुकीला वो शायद बाहर निकल गया और उसके राइट हैंड पे वो चाकू चुप गया, तो उससे उसको चोट आ गई। तो फिर वो गया डॉक्टर के पास और वहां उसको 5 टाँके लगे। ये सब कुछ कराकर फिर वो वापस घर आता है और घर आने के बाद अब वो सोचता है कि आगे क्या करना है। तो घर आने के बाद जब उसे लगा कि अब ये टुकड़े करने हैं, उसके बाद इसे रखने हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, मई का महीना। फिर वो दोपहर के बाद तय करता है कि वो फ्रिज खरीदेगा। फिर वही छत्तरपुर में एक मार्केट में जाता है, वहां से एक फ्रिज खरीदता है। एलजी का 25,000 उसकी कीमत थी और यह सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसने खरीदा। शाम को ही करीब उसके खरीदने के 2 घंटे के बाद एक लड़का आता है और फिर घर पे पहुंचा देता है। अब उसके घर पे फ्रिज आ चुका था, उसको चालू करता है और फिर शाम का वक्त एक बार फिर से वॉशरूम मतलब बाथरूम में जाता है और इस बार अभी तक उसने लाश के दोनों कलाइयों को काटा था। अब उसके दोनों पैरों के घुटनों तक काटता है, काट कर अलग कर देता है, फिर पॉलीथीन में डालता है। लेकिन अब तक यह था कि इस लाश के टुकड़े करने के चक्कर में ब्लड और ये सारी चीजें हैं वहां पे बाथरूम के अंदर, तो उसे लगा कहीं नाली जाम ना हो जाए तो क्या करे। फिर उसके बाद वो रुकता है जब दोनों कलाई काट चुका है, दोनों पैर घुटनों तक काट चुका है। अब उसे लगता है कि साफ सफाई करनी है, ब्लड बाहर निकले, ये सारी चीजें। इसके बाद अब वह ब्लैंकेट एक शॉपिंग ऐप जैसे सारे घरेलू सामान आते हैं, ब्लैंकेट पे शॉपिंग ऐप पर जाता है, उससे हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का ऑर्डर देता है। 500 ml के 2 लीटर ब्लीच के 500 ml के बोतल, एक चॉपिंग बोर्ड, जस्ट ग्लास क्लीनर की 2 बोतल, गोदरेज की हैंड वॉश, ये सारे आइटम मांगता है। ये ब्लैंकेट शॉपिंग एप्स इत्तेफाक से ये सारी चीजें उसी शाम को रात होने से पहले पहुंच जाती है और इन सब के बिल भी वो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से देता है।
अब 19 मई की रात करीब 10:30 बजे सारा सामान उसके घर पर मौजूद ये सारे सामान जो उसने ऐप से ऑर्डर दिया था वो आ गया। अब इसके बाद उसने सामान आने के बाद बाथरूम के फर्श को, नाली को, इन सब को साफ किया। तो 18 को खत्म हुआ, 19 भी बीत गया, 20 मई की तारीख आती है, यानी कत्ल का तीसरा दिन। कत्ल के तीसरे दिन आफताब फिर पहले तो घर से बाहर निकलता है और महरौली के मार्केट जाता है और एक लाल रंग का बड़ा सा बैग खरीदता 2000 रुपए में, और इसके लिए उसने गूगल पे से पे। अब क्योंकि हाथ और पैर काट चुका है और उसको इस एक बैग में डालेगा और बैग में डालकर जंगल में या फिर कहीं दूर किसी नाले में इस बैग को दम करके लौट आएगा। वापस आया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस बैग में अगर सारी लाश के टुकड़े डालेंगे तो बैग का एक तो वजन, और इतना बड़ा बैग, और दिन मिले जाऊं तो कहीं चेकिंग कोई लोग डाउट करे क्या है। रात को पुलिस रोक ले कि बैग में क्या, तो उसे लगा बैग में लाश के टुकड़े रखकर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उसने बैग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हालांकि खरीद कर ले आया था, उसने घर में ही छोड़ दिया। लाल रंग का बैग वो पुलिस ने बरामद भी किया। अब उसने कहा कि नहीं, ये जो पॉलीथीन लाया है उसी के छोटे छोटे इसमें टुकड़े करके ही हमें इसको फेंकना। तब उसने जब ये तय कर लिया कि बैग में नहीं फेंकना है, इसके बाद उसने तीसरे दिन श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। मतलब सर को उसने अलग किया, धड़ को अलग किया, और फिर उसको एक पॉलीथीन में रखा और घर के करीबी जहां पे ये रहता है वहां पे एक डस्टबिन बड़ा सा कोने में, वहां ले जाकर फेंक दिया। तो उसे मालूम था कि इससे इंसान की एक इसकी कोई पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उसने संध्या की उंगलियों को काटा और उंगलियों को जलाया, उसका शेप बिगाड़ा ताकि पता न चले, और फिर उसको घर पे ही करीब सड़क किनारे नाले वहां जाकर फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई पहचान नहीं पाएगा। जांघ और कमर के निचले हिस्से को भी उसने काटा और फिर उसके घर के करीब एक श्मशान घाट है, महरौली वहीं पहाड़ी के इलाके में, और वहां एक जंगल है छोटा सा, तो कमर के निचले हिस्से और एक जान उसमें जाकर उस जंगल में फेंक दिया ताकि एक साथ कहीं से कोई इंसानी बॉडी मिलने की वो पकड़ा न जाए। एक हाथ का अंगूठा वही उसके धानमिल की एक दीवार है, उसके पास ले जाकर फेंका हाथ, और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एन्क्लेव के पीछे एक जंगल है छोटा सा, वहां ले जाकर फेंका, जबकि यह दूसरी जगह थी। उसको गुरुग्राम में जाने वाला जो एमडी रोड है, महात्मा गांधी रोड, उसके पास 100 फुटा रोड है, 200 फुटा रोड लाइट के किनारे झाड़ियां, वहां ले जाकर उसने फेंक दी। तो हर टुकड़े वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग, ताकि एक साथ छोटी छोटी चीजें भी अगर पकड़ में आ जाए तो ये पता ना चले कि ये लाश किसकी और कहां से आ रही है। अब वो लाश के अलग अलग को फेंक तो रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि ये जो हड्डियां हैं ये जंगल से बरामद हो जाएगी तो पकड़ में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी हैवानियत देखिए कि फिर उसने क्या किया कि उन हड्डियों को आग लगाए, फिर उसके बाद उसे गीला किया। फिर वो जो मार्बल के लिए खास तौर पर जो ग्राइंडर आता है कटिंग, और उसके लिए तो ग्राइंडर लेकर आया, और उस ग्राइंडर से उस हड्डियों को जलाकर और फिर पानी डालकर उसे क्रॉस उसका पाउडर बना रहा था, और वो पाउडर को ले जाकर वही घर के आसपास ही, ज्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहा था, वहीं रोड के अलग अलग इलाकों में ले जाकर उसको फेंक देता। ये सारी चीजें धीरे धीरे इधर एक और कहानी चल रही थी। कहानी ये थी कि ये सारी चीजें तो कर रहा है, श्रद्धा का कत्ल हो चुका है और अब तक लाश के टुकड़े फेंक रहा है, और मई से अब जून में उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। 27 जून को श्रद्धा के कत्ल के करीब सवा महीने बाद गुरुग्राम में एक कंपनी है जिसका नाम है सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर उसने एसोसिएट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर 52,000 रुपए महीने में गुरुग्राम में एक नौकरी कर ली, और ये बकायदा नौकरी करता रहा जबकि ये पकड़ा नहीं गया था, यानी कि नवंबर में तो ये नौकरी कर रहा था एकदम धड़ल्ले से, आराम से। इतना ही नहीं, इस दौरान में अभी लाश के बहुत सारे टुकड़े घर में ही है। फ्रिज में तब 2 लड़कियों से उसकी दोस्ती हुई, उनमें से एक अदिति नाम की लड़की तो इसके घर आई, और उसने क्या करता था कि ये फ्रिज में ही लाश के टुकड़े रखता था। अभी तक चेहरा और धड़ ये फ्रिज में था जब अदिति ने कहा कि मैं आ रही हूं, और आदिति इसके घर पहुंचती हैं 25 जून को। तो ये बाकायदा आके एक अंगूठी थी, उंगलियां काटने से पहले निकाल लेता है और वो अदिति को गिफ्ट कर देता है।
और जब आदिति आई तो घर में लाश थी, लेकिन उसने क्या किया कि फ्रिज से निकालकर जो किचन है उसके अंदर डाल दिया ताकि अदिति को पता न चले। बाथरूम तो साफ था ही तो अदिति भी आई। इस दौरान में बहुत सारे और भी लोग आए लेकिन किसी को पता नहीं चला तो ये भी इसका काम चल रहा था। अब करीब 4 महीने बीत चुके थे। 3 से 4 महीने मतलब 18 मई को कट किया था और सितंबर और अक्टूबर का महीना आ चुका था। अब भी इसने सारी लाश के टुकड़े ठिकाने नहीं लगाए थे। अब भी इसके फ्रिज में खास तौर पर श्रद्धा का सर चेहरा धर ये रखा हुआ था। और इस दौरान हर रोज वो फ्रिज इस्तेमाल करता है, खोलता इसने ये सब फ्रीजर में रखा हुआ था। ऊपरी हिस्से में नीचे के हिस्से में ये अपना पानी रखता था और वही फ्रिज खोलता पिता गर्मी का महीना था। और जो चार्जशीट में ये है कि वो हमेशा जब तक फ्रीजर भी खोलता और श्रद्धा के उस स्तर और चेहरे को देखता। हालांकि अब वो फ्रोजन हो चुका था, एक तरह से बर्फ से ढक चुका था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर इतना तो और फ्रीजर में आपको पता है कोई भी चीज आप रखें तो बर्फ से जम जाता है। हालांकि शुरुआत में जब इसने लाश के टुकड़े करने शुरू किए पहले दिन मार्केट भी आया था और वहां से उसने 11 किलो कच्चा बर्फ खरीदा था। आमतौर पे ये हम लोग सब्जी या फिर किसी और चीज को फ्रोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 11 के केजी खरीद कर लेकर आया था कच्चा बर्फ और शायद इसी लाश के टुकड़ों को ताकि वो जम जाए। तो 4 महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया। अब भी ये सर और धड़ फ्रिज के अंदर रखा हुआ था और उसे यह डर था अब वो क्यों नहीं फेंक रहा है। इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने, तो उसका ये था कि अगर फेंकेंगे तो सर कहीं ना कहीं बरामद हुआ तो पकड़े जाएंगे। बाकी बॉडी तो इस तरीके से फेंका था कि वो पहचान में नए उसको बिगाड़ दिया। अलग अलग, लेकिन सर और धड़ ये दो चीजें हैं जो आसानी से पकड़ में आ सकती है। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फेंकने की और वो फिट भी रखा हुआ था। लेकिन जब 4 महीने हो गए तब उसे लगा कि कभी ना कभी उसको फेंकना पड़ेगा वरना तो ये पकड़े जाएंगे। तो उसने सबसे पहले तो सर के सारे बाल काट डाले ताकि पहचान में ना आए। उसने स्टार्ट को निकाला, उसे एक बॉक्स में रखा। तो 4 महीने के बाद टॉप्स सर के हिस्से चेहरे को जलाया। फिर जब उसे लगा कि अब ये पहचाने जाने लायक नहीं, तब उसने कहीं जाकर जो सिर और चेहरे को जो हिस्सा था इन्हें भी अलग अलग फेंका, छत्तरपुर इनक्लेव के जंगल में फेंका। जबकि बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 60 फुटा रोड एक छत्तरपुर में और वहां पे एक कोने में डस्टबिन, उसने वहां जाकर उसमें फेंका। तो सबसे आखिर इसने श्रद्धा का धड़ और दोनों बाघों को ठिकाने लगाया और फेंका। अब इसके पास सिर्फ एक निशानी बन गई थी। अब श्रद्धा की स्टॉक वो उसने निकाल कर रख लिए थे एक डब्बे। इसके बाद श्रद्धा का फोन, क्योंकि उसके पास था। 18 मई से ही तो शुरुआत में जितने भी दोस्तों के कॉल आते हैं वो खुद इधर से जवाब देता और कहता, ज्यादातर मैसेज पे जवाब देता कि बिजी हूं, ये हूं वो हूं। फिर बाद में उसने उसको भी देना बंद कर दिया। लेकिन अब एक वक्त आया जब उसे लगा कि श्रद्धा का मोबाइल अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 3-4 महीने बीत गए थे। तब उसने फिर जिस डिब्बे में श्रद्धा का रखा था उसी डिब्बे में उसने मोबाइल रखा और उसको लेकर मुंबई गया। मुंबई में ही याद होगा आपको जब एक पुलिस में फादर ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी। श्रद्धा की तभी से पेश होना था तो वहीं मुंबई जा रहा था। ये पुलिस में पेशी के लिए तो वो डब्बा अपने साथ लेकर जा रहा था। यानी कि पुलिस वहां उधर बुला रही है कि तुम वो श्रद्धा कहाँ बताओ, और ये श्रद्धा के आखिरी निशानी लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहा था। और रास्ते में चलती ट्रेन से उसने फेंक दिए, मतलब जिसमें फोन और स्टंट थे। अब उस खाड़ी से फोन और इसको बरामद करना बेहद मुश्किल काम है। तो ये पूरी जो 4 महीने की इसकी कहानी थी। श्रद्धा के कत्ल की इस कहानी में कई चीजें हैं जो सबसे मतलब सोच कर भी अजीब होता है। वो ये है कि एक शख्स कैसे जिसके साथ प्यार कर रहा था, जिसके साथ शायद शादी करता है, जिसके साथ कभी दोस्ती थी, जिसके साथ 1.25 महीने तक वो ट्रिप पे निकला, घूमा फिरा, कितने अच्छे दिन बिताए होंगे, और उसी का सर काट कर और 4 महीने तक रखे हुए हैं और 4 महीने के बाद फिर उसको ले जाकर फेंकता। तो इससे पता चलता है कि उसके दिल दिमाग में क्या होगा।
अब ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस का फर्ज है कि इस केस को जितनी मजबूती से हो सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो उन्होंने चार्जशीट में कहानी सुनाई उसी हिसाब से उनके पास एक एक चीज का एविडेंस है। जैसे वो 17 तारीख को गुरुग्राम गई सीसीटीवी फुटेज, 18 को जब ऑटो से मेट्रो स्टेशन से उतरकर वो ऑटो वाला है वो वहां के सीसीटीवी फुटेज है। जो मोबाइल का लोकेशन है वो उसके पास है, जहां से आरी खरीदी वो पुलिस के पास है, जहां से बैग खरीदा वो पुलिस के पास है, वो सारी चीजें हैं। ब्लैंकेट ऐप से जो उसने सारा घर को क्लीन करने की चीजें मंगाई हैं, सारी चीज है, वो सारे एविडेंस है। तो कुल मिलाकर फिर जहां जहां निशानदेही से उसकी लाश के टुकड़े मिले,